जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो देश की राजनीतिक परिस्थिति है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तीन तरह की शक्तियां आज भारतवर्ष के केंद्रीय स्तर पे देखें तो हैं, राज्य स्तर पे देखें तो हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत तंत्र है, जो 2014 से लगातार लोकसभा में भी विजय हासिल कर रहा है और एक एक करके एक एक स्टेट को निगलता जा रहा है और हर स्टेट के अंदर या तो कांग्रेस को हरा के सत्ता हासिल कर रहा है या क्षेत्रीय दलों को हराकर सत्ता हासिल कर रहा है। उसके साथ एक मजबूत तंत्र है, उसके कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चुनाव आयोग है, प्रशासन है, कूटनीति है, रणनीति है, पैसा है, पूंजीपति हैं। एक तरफ ऐसी भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी जिसके पास सब कुछ है वो है, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसका एक इतिहास है, जिसके यहां अंग्रेजों को हटाने का एक इतिहास है। लेकिन आज की तारीख में एक बहुत मजबूत चुनौती कांग्रेस के सामने है, राहुल गांधी के सामने है, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है कि जहां इतनी मजबूत शक्ति भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और उसके पास ईडी और सीबीआई है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। धन बल, बाहुबल, हर तरह के तंत्रों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के पास है जो कांग्रेस के पास नहीं है। देखिए, ये तो बहुत आसान है किसी को राय देना, क्योंकि मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं, आपके पास भी बहुत आते होंगे कि राहुल को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस को वैसा करना चाहिए, अखिलेश को ऐसा करना चाहिए, ममता बनर्जी को वैसा करना चाहिए। लेकिन राय देना देखिए बहुत आसान है और परिस्थितियों पे जिसमें ये लोग जूझ रहे हैं आज की तारीख में, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी हो, वो जब तक परिस्थिति में आप खुद नहीं खड़े होते तब तक उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, राय देना बहुत आसान है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो राय देने का आदी हो, और हमारे भारतवर्ष में तो 143 करोड़ में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरे को राय देने से हिचकता हो, हर आदमी राय देने के लिए तैयार बैठता है। अगर उसके सामने पिकासो की पेंटिंग भी रख दी जाए तो भी वो उसमें कमियां निकाल देगा, लेकिन अगर उससे खुद कहा जाए कि भैया इस पेंटिंग को जरा तुम खुद बना के दिखा दो, तो शायद वो नहीं बना पाएगा क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन दूसरे की रणनीति, कूटनीति में दोष निकालना बहुत आसान है, लेकिन खुद उस परिस्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल है। तो एक तरफ तो वो तंत्र है, मजबूत तंत्र है, कार्यकर्ता हैं, संगठन है, पैसा है, ईडी सीबीआई है, और दूसरी तरफ ये सब कुछ नहीं है। बल्कि यहां तक की परिस्थिति है कि जो लोग 40-40, 50-50 साल से कांग्रेस से संबद्ध थे और बड़े बड़े पदों में बैठे थे, बड़े बड़े राजघराने के लोग थे, वो भी मौका पाते ही अवसरवादिता के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, राज्यसभा का टिकट ले लिया, मंत्री बन गए और आज सुख भोग रहे हैं। अच्छा, यही जनता के साथ भी हुआ। भाई देखिए, जनता भी दो तरह की है। जनता में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और पैसा बहुत ज्यादा है तो कई तरीके से उन्होंने पैसा कमाया है। कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहुबली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दबंग हैं। अब मानी बात है कि सत्ता के विरोध में रहना, और ऐसे समय में जब सत्ता निरंकुश हो और वो मानदंडों के और जो मर्यादाएं हैं उन पे बहुत ज्यादा कायम न रहना चाहे, ऐसे समय में ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है या बहुत दबंग लोग हैं या बहुत दादा टाइप के लोग हैं, उनके लिए सत्ता से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बचते कौन हैं? ऐसे लोग बचते हैं समाज के अंदर जो कि सामान्य लोग हैं, जो परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो देश जिस दिशा में जा रहा है उससे परेशान है। तो दो वर्ग देश के अंदर भी हैं और राजनीति में पहला वर्ग तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का है। और सहयोगी भी यह हालत है, उन्हें पता है कि जितने लोगों ने भी आज तक भारतीय जनता पार्टी से सहयोग किया है वो सब खत्म हो गए। लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का प्रयास करेंगे तो उनका वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ जिन्होंने अंत समय तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और खत्म हो गए। अच्छा, तीसरा वर्ग ऐसा है राजनीति में जो क्षेत्रीय दलों का है,
अच्छा, क्षेत्रीय दल भी दो प्रकार के हैं। एक क्षेत्रीय दल डीएमके है, जीएमएम है। अच्छा, ये लोग तो ऐसे हैं कि सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इन्होंने कांग्रेस को अपने साथ रखा है, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, उनके पास 7-8-10% वोट है। लेकिन स्टालिन को यह पता है, डीएमके प्रमुख को यह पता है, क्योंकि एआईडीएमके किसी भी समय उभर सकती है। जयललिता के न रहने की वजह से काफी कमजोर हो गई है और वो भी दो भागों में विभाजित हो गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को हमेशा एकोमोडेट किया है। पार्लियामेंट के अंदर भी एकोमोडेट किया है, विधानसभा के अंदर भी एकोमोडेट किया है, और उसके बाद तमिलनाडु के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके को पनपने नहीं दिया। इसके बाद जेएमएम है। भाई, जेएमएम के ऊपर जिस प्रकार का दबाव था, हेमंत सोरेन के ऊपर जिस प्रकार का दबाव था, और जिस प्रकार से झारखंड के अंदर कांग्रेस का और जेएमएम का गठबंधन लगातार चलता चला रहा है, और यहां तक कि हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक मजबूती से उसका सामना किया, जनता को एक मैसेज दिया कि एक आदिवासी नेता इतने दबावों को झेल सकता है, जेल भी जा सकता है, लेकिन वो जो उसकी राजनीतिक कटिबद्धता है और जो एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, उससे वो अलग नहीं हटेगा, और उसका फायदा उसको मिला, और इस बार के झारखंड के विधानसभा चुनाव में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो एक तो क्षेत्रीय दल इस प्रकार के, एक क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली की हुई, टीएमसी वेस्ट बंगाल की हुई। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं कि हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी से सिद्धांतिक रूप से सहमत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस को भी उतना ही कोसते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं। जितना ह्यूमिलिएट करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, उतना ही ह्यूमिलिएट करने का प्रयास ये कांग्रेस को करते हैं। अच्छा, खैर, अभी तक तो दो इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर इस रणनीति पे चल के भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था, कांग्रेस को तो दिल्ली के अंदर खत्म कर दिया था, और टीएमसी ने भी पिछले दो चुनावों के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म कर दिया और कांग्रेस को भी खत्म कर दिया। लेकिन क्या जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर इस चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इक्वी डिस्टेंस की एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी, इस बार उनकी राजनीतिक पारी दिल्ली के अंदर खत्म हो गई, खुद इलेक्शन हार गए। उनके खासम खास सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज, ये सारे लोग इलेक्शन हार गए, केवल आतिशी जीती। अब ये भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आतिशी जीती या जिताई गई, तो क्या वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये रिपीट होने वाला है? तो क्या ममता बनर्जी को सीखना चाहिए स्टालिन से और हेमंत सोरेन से, या उनको सीखना चाहिए अरविंद केजरीवाल से? ये ममता बनर्जी खुद डिसाइड करेंगी। लेकिन हाँ, दिल्ली के इलेक्शन के बाद ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ये कह रहे थे कि बिहार के पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने 70 सीटें कांग्रेस को अलॉट की थी, और उसमें से क्योंकि वो विजय प्राप्त नहीं कर पाई, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था, इसलिए इस बार हम उनको 30 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली का रिजल्ट आया, उन्होंने भी एकोमोडेट करने की बातें आगे बढ़ा दी। अखिलेश यादव ने भी, जिसे मिल्कीपुर के अंदर चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था, उन्होंने भी कहा नहीं, इंडिया गठबंधन विल बिकम स्ट्रॉन्गर। तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने तो ये बात समझ ली कि इंडिया गठबंधन और सभी लोगों के आपसी समन्वयन के बिना भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सारा शासकीय तंत्र है, पैसा है और पूंजीपति हैं, उनके मुकाबला तब तक नहीं किया जा सकता जबकि आज कांग्रेस को वो इग्नोर करें तब तक, और कांग्रेस को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी लोग जब रेफर करते हैं कि साहब 3 साल पहले, 4 साल पहले की कांग्रेस, भाई पिछले विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर जो हुआ, मानी बात है कि कांग्रेस उस समय राहुल गांधी की इमेज इतनी ज्यादा शैटर्ड थी, और आज के तारीख में जो राहुल गांधी की इमेज है, कांग्रेस की इमेज है, उससे बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग जो संविधान को बचाना चाहता है और जो एक प्रकार का हिंदू राष्ट्र बना के अल्पसंख्यकों को परेशान करना चाहता है, वो वर्ग अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो उसमें काफी हद तक वो कांग्रेस के साथ चला जाएगा और क्षेत्रीय दलों को उनका नुकसान होगा। तो जिस प्रकार से जेएमएम ने और स्टालिन ने अपने क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से संबद्ध करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, तो क्या ये क्षेत्रीय दल अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जेएमएम से और डीएमके से सीखेंगी, या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से सीखेंगी? अब ये देखने की बात है। देखिए, यह बात बिल्कुल सच है कि जैसे
अब यूट्यूबर्स भी दो भाग में बटे हुए हैं। टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स की अगर आप बात करें तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप टीवी चैनल्स की बात करेंगे तो उसमें अधिकांश एक दो को छोड़ के जो थोड़ा बहुत निष्पक्ष होने का समाग रखते हैं, 99% लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनका एक अपना ऑडियंस है, उनको लोग सुनने वाले लोग हैं, वो उसी से प्रभावित होते हैं, उसी से उन्हें प्रेरणा मिलती है, उसी से वो सीखते हैं। यूट्यूबर जो हैं वो भी मानी बात है कि उनके ऑडियंस बहुत बड़ा है, उनको सुनने वाले समझने वाले बहुत लोग हैं। और यूट्यूबर्स भी, क्योंकि जब ये एक मतभेद होता है, मनभेद होता है, पता चलता है कि कांग्रेस ज्यादा बड़ी दोषी है या क्षेत्रीय दल बाकी बहुत ज्यादा दोषी हैं, तो यूट्यूबर्स भी दो भागों में बट गए। तो जो गोदी मीडिया है वो तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और यूट्यूबर्स जो अगर इंडिया गठबंधन जैसे पार्लियामेंट में लड़ा और यूट्यूबर्स ने एकजुटता से, ज्यादातर यूट्यूबर्स ने एकजुटता से इंडिया गठबंधन का साथ दिया, तो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रोक सका। उसमें एक बहुत बड़ा भाग यूट्यूबर्स का भी, लेकिन आज यूट्यूबर्स भी दो भागों में बटे हुए हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि दिल्ली की हार के लिए कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आम आदमी पार्टी को दोषी बता रहे हैं, उनकी रणनीति को दोषी बता रहे हैं। अच्छा, ये भी लोग कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दोषी है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी दोषी है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है और इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से गोवा में, गुजरात में, हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को हराने का प्रयास किया और कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराने का प्रयास किया, अगर इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को बर्बाद करने की होगी तो मानी वादे कि इंडिया गठबंधन इतना कमजोर हो जाएगा। और जनता भी आज दिग्भ्रमित है, जनता भी आज बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में 6 महीने पहले जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से एक साथ लड़ रही थी, आज एक दूसरे को कोस क्यों रही है, एक दूसरे लड़ क्यों रही है। यूट्यूबर्स भी बटे हुए हैं, तो उनके ऑडियंस को भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर गलती कहां हुई और क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए। लेकिन ये तो लोगों को बात पता है कि भाई अगर आपको समावेशी, सद्भावी, समभावी देश की आवश्यकता है, अगर आपको महंगाई से बचने की आवश्यकता है, तो जनता को संघर्ष करना है। लेकिन जनता भी तो संघर्ष तब करेगी जबकि राजनीतिक दल आपसी समझ का परिचय देंगे। अगर आपसी समझ का परिचय नहीं देंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, तो ऐसा कैसे होगा। लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने वैसे दे दिया कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि मैं तो अकेले लड़ूंगी और मैं भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगी। अच्छा, मानी बात है कि राहुल गांधी ने भी ये परख लिया कि किस प्रकार से कांग्रेस का वोट 4 से 6% हुआ, एक भी सीट नहीं जीती, ज्यादातर सीटों में जमानत जब्त हो गई, लेकिन ये 50% का इंक्रीज तो है। और ये इंक्रीज होने की वजह से ये बहुत बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई, हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, उसमें जितना बड़ा योगदान आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का है। तो आखिर टीएमसी क्या दिखाना चाह रही है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, देखिए आज के तारीख में जो जनता है, जनता से जो मैं बात करता हूं, उससे जो मुझे अनुभव मिलता है, जनता केवल ये चाहती है क्षेत्रीय दलों से कि भाई अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है तो चले जाइए, अगर आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, समन्वयन करके, इंडिया गठबंधन की तरह जिस तरह आपने पार्लियामेंट में एकजुटता का परिचय दिया और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी, अगर आप वो करने के लिए तैयार नहीं और आपस में ही सिर फटोबल करने के लिए तैयार हैं, तो हम कंफ्यूज्ड हैं और हम ऐसा वर्डिक्ट आपको देंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी और आप लोग राजनीति से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो असली प्रश्न यह है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी रणनीति बना ली है, कांग्रेस को और क्षेत्रीय दलों को यह समझना है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, क्या टीएमसी उस रास्ते पे चलना चाहती है, तेजस्वी यादव उस रास्ते में चलना चाहते हैं, या आपसी समन्वयन से, इस प्रकार के समझौते से कि एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे और कोई पब्लिक के अंदर, इसको कि देश की बहुत बड़ा जनसंख्या ऐसी है। भाई दिल्ली का भी इलेक्शन का अगर आप देख लीजिए तो जितना डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी में है, उससे ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला। हरियाणा के अंदर जितना वोट डिफरेंस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का था, उससे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट मिला। तो ये तो जनता ने बिल्कुल क्लियर बात कर दी कि अगर आपस में मिलकर लड़ेंगे तो आप जीतेंगे। अच्छा, यूट्यूबर्स की भी दुविधा खत्म हो जाएगी, ये कंट्रडिक्शन भी खत्म हो जाएंगे कि पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर अगर आप अलग अलग रणनीति से इलेक्शन लड़ेंगे तो जनता तो दिग्भ्रमित होगी
अच्छा, वो लोग जो आपसे सहानुभूति रखते हैं, आपके लिए जनता और समाज के बीच में संघर्ष करते हैं, उनको भी परेशानी से अगर आपको दूर करना है तो आपको क्लियर मैसेज देना होगा। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को भी ये समझ लेना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी को मजबूत करने के लिए अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को आप दूर करेंगे, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो उसको शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड करके ये देखना बहुत आवश्यकता है कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ कैसे जाएंगे। तो मुझे आशा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन के मजबूती से साथ खड़े थे, अब विधानसभा चुनावों में अगले पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए इस मामले में उद्धव ठाकरे ने, जिनसे ये आशा थी कि शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं या उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाएं, या शरद पवार भी संदिग्ध थे, दोनों ने यह मैसेज दिया है कि नहीं, वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी ये मैसेज नहीं दे रही हैं और कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो ये शायद सोचना होगा कि ममता बनर्जी भी शायद उस रास्ते पे चलने का प्रयास कर रही हैं जिस रास्ते पे अरविंद केजरीवाल चले थे। दिल्ली उनके हाथ से चला गया, पंजाब किस दिन चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और जो लोग ये आलोचना करते हैं कि कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पाती है, अब शायद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उस चीज का जवाब देना होगा। लेकिन ये समय निंदा करने का नहीं है, ये समय क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ये समय केवल उन विपक्षी दलों को और विपक्षी दलों से सहानुभूति रखने वालों का है कि अगर आप मिलजुल कर देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा देश मिलेगा जिसका शायद आपने कल्पना नहीं की थी। इसलिए राष्ट्रहित में, देश हित में, देश के लाभ के लिए अगर आप एकजुट हो जाएं तो हो जाएं, वरना आप जाने आपका काम जाने। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।